फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स की प्रिपरेशन सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। इसमें जो चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो फील्ड उन्होंने सिलेबस में डिस्क्राइब की है, उसमें कुछ 100 तक MCQs मैंने पिक किए हैं। और ये 100 MCQs में आज कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट में 50 MCQs आपके सामने रखूं। ठीक है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स से पिक किए गए हैं कि इस पूरे पोर्शन से। सो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसकी प्रैक्टिस कराई जाए और उनके सामने मेन फोकस जो है या पॉइंट्स जो है वो रखे जाएं। MCQs की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, या ईटा के थ्रू जो टेस्ट्स हैं या MD कैट और ECAT की, तो उसमें आपको अपडेट्स इन टाइम मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात पे मेंशन करें, इस चीज़ को मेंशन करें कि अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी टॉपिक में या किसी ख़ास पॉइंट की समझ नहीं आई, या मिसाल के तौर पर फ्यूचर में किसी ऐसा पॉइंट है जिस पर मुझे आप कहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं, तो आप ज़रूर उसमें मेंशन करें, ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। ओके, सो इसमें हमारे पास जो पहला कुछ सीरीज़ MCQs की है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ज़ाहिर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये गॉसेस लॉ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, कैपेसिटर्स, एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है दैट इज़ दी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्म डेंसिटी is 0, constant, infinity, directly proportional to the radius। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में ये पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्फेरिकल शेल के, जाहिर है जो कि कंडक्टिंग हो, तो उस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसकी ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन A इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये भी चीज़ आपको क्लियर मैं कर दूँ यहाँ पर कि चूँकि ऑलरेडी आप ये एक इक्वेशन जानते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, या आप इसको इस तरह से भी जानते हैं माइनस dV बाई dR, दैट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन। तो इस लिहाज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 0 होगा। सो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने का बेसिक रीज़न जो है वो क्या है कि फाई इज़ इक्वल टू E बाई A, जो कि गॉस लॉ की बेसिक इक्वेशन है। और इस तरह से एक दूसरी भी इक्वेशन आपके सामने मैं रख दूं कि KQ बाई R स्क्वायर है, तो चूँकि इन साइड द स्फेरिकल शेल Q की वैल्यू 0 होती है, सो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। सो दैट्स द रीज़न कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अगले क्वेश्चन को देखें। अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज। सो जब आप फ्लक्स की बात करते हैं, सो चूँकि ये सेंटर ऑफ अ क्यूब की बात हो रही है, तो गॉस लॉ ऑलरेडी एक क्लोज्ड शेप के लिए है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस में आपके पास जो गॉस लॉ की वैल्यू होगी फाई, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके एक फेस की बात करेंगे, वन फेस, तो जाहिर है 6 फेसेस हैं, तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन है, वो ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B।
The work done in moving a charge between 2 points on an equipotential surface is minimum, maximum, zero, infinity. तो यहाँ पर यह बात हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी एक पॉइंट पर मैं ये लगाता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर दें। तो अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के गिर्द अगर मैं क्या करता हूँ, एक ख़ास पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूँ, लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इस दौरान हो क्या रहा है, बेसिकली ए से लेकर बी तक मूव करने में चार्ज क्यू के लिहाज से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो वर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। वैसे भी चूँकि इक्विपोटेंशियल है तो ए और बी दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, सो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट आइदर अवे और टुवर्ड्स द चार्ज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड नियर एन इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेन, द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेन इज इक्वल एंड अपोजिट, half of the charge, zero, same as the charge। तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो चार्जिंग है वो विदाउट कांटेक्ट है, इंडक्शन के मैकेनिज़्म से है, और इंडक्शन के मैकेनिज़्म में अगर एक शीट के गिर्द के नज़दीक आप मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर इतना ही चार्ज लेकर आएगा जितनी इसके मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर ये प्लस क्यू है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, सो दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। और यहाँ पर इस चीज़ से भी आपको पता चल सकता है कि E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। सो व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये है कि डी वी बाई डी आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, a spherical conductor carries a charge q. The electric field just outside the surface is. Options are q by 4 pi epsilon naught r square, q by 2 pi epsilon naught r square, q by epsilon naught r square and q by 4 pi r square. तो इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन को देखें तो वो बनती है k q by r square। k चूँकि 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपके पास ऑप्शन 1 जो है ए, दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय, ऑप्शंस आर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाई सी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली Q की वैल्यू जो है अच्छा, सो चूँकि हमारे पास जो इक्वेशन है एनर्जी की, दैट इज़ हाफ क्यू बी, हाफ इज़ फॉर एवरेज, बिकॉज स्टार्ट में एनर्जी ज़ीरो होती है, बाद में मैक्सिमम हो जाती है। सो जब आप उसका एवरेज लेते हैं सो दैट बिकम्स हाफ क्यू बी। सो अब ये हाफ क्यू बी में अगर हम क्या कर दें, क्यूब इज इक्वल टू सी बी लगा दें तो दैट विल बिकम हाफ, क्यू की जगह सी वी लगा दें वी, तो ये बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, द कैपेसिटेंस इज will increases, decreases, remains constant, becomes zero। तो अब आप देखें कि जब आप क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, सो नॉर्मली कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है।
लेकिन जब आप उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी लग जाता है, और एप्सिलॉन आर हमें ऑलरेडी पता है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। सो इस तरह से आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a parallel combination of capacitors, the potential difference across each capacitor is same, different, inversely proportional to the capacitance, directly proportional to the capacitance। तो चूंकि पैरेलल कम्बिनेशन में अगर आप ये देखें, दिस इज अ काइंड ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज C1 C2। तो अगर आप इनके टर्मिनल्स को देखें, लेट्स से C1 का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और C2 का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से C1 का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और C2 का भी ये टर्मिनल पॉजिटिव के साथ। तो ये दोनों के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के लिए सप्लाई एक जैसी है, सो दैट इज़ दी सेम। लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में हमारे पास है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, दिस इम्प्लाइज नो चार्ज इनसाइड, यूनिफॉर्म फील्ड, जीरो पोटेंशियल, जीरो फील्ड एवरीवेयर। So the net electric flux through a closed surface is zero. So this implies no charge inside. ठीक है, क्योंकि अगर ये नेट फ्लक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड रिजाइड करता है। अगर इस फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि अंदर एक नेगेटिव चार्ज उस रीजन में रिजाइड करता है। और अगर इस फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट बराबर हैं, सो नो चार्ज एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये भी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स दी करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो मैं आपको ज़ाहिर है इन टॉपिक्स में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको उसके मुताबिक जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं या क्वेश्चन आते रहते हैं इन टेस्ट्स में वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएं। Okay, the next question is about from the current electricity. Drift velocity of the electron is conductor in a conductor increases if the temperature increases, electric field increases, resistance increases, cross-sectional area increases. अब चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है या ड्रिफ्ट करंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जनरेट करती है जिसकी वैल्यू QE के बराबर होती है। ये QE फोर्स क्या करती है, चार्जेस को एक्सेलरेट करती है, दिस इज MA। ठीक है, तो इस वजह से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उससे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और उसी से क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो इस तरह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दैट विल बी दी responsible component. Next question is, the two wires of equal length and different resistances are connected in series. The heat generated is equal in both, more in lower resistance, more in higher resistance, zero. तो चूंकि इस केस में हमारे पास जो वो हीट जनरेशन की इक्वेशन है वो है I²RT। यहाँ पर अब ये बात जहन में रहे कि चूंकि ये जो रेजिस्टेंस है और ये इसके मुकाबले में बड़ा रेजिस्टेंस है, लेट्स से R1 R2, तो करंट की वैल्यू सीरीज कम्बिनेशन में एक होती है, I और I। सो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन होगी हीट जनरेशन की वो होगी I²RT। अब जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि I तो उनके लिए दोनों के लिए सेम है, तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। सो मोर इन दी हायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डबल्ड व्हेन लेंथ इज डबल्ड, एरिया इज डबल्ड, बोथ लेंथ एंड एरिया आर डबल्ड, मटेरियल इज चेंज्ड। तो अब ये ज़ाहिर मटेरियल के साथ तो चेंज होगा, लेकिन आपको ये तो पता नहीं चलता कि क्या होगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की मेन इक्वेशन है ρL/A, तो इसमें
एल के इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, दे हैव द डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एंड दैट्स द रीज़न कि अगर हम रेजिस्टेंस को लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो इस तरह से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर मैं कर दूँ कि बेसिकली इसमें जब भी आपको फर्स्ट लॉ का रेफरेंस दिया जाए तो फर्स्ट लॉ इज़ अबाउट दी KCL, ठीक है, ये IPL नहीं है ना PSL है, KCL है। और KCL क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसका मतलब क्या है कि किसी भी जंक्शन में जो इनकमिंग करंट है और लीविंग करंट है वो दोनों बराबर होंगे। सो दैट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन दी चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें जो दूसरा लॉ है वो भी मैं आपको बता दूं, दैट इज़ दी KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और वो जो है वो किस पे बेस करता है, एनर्जी की कंजर्वेशन पे। ओके, next question is in Wheatstone bridge the bridge is balanced when diagonal resistances are equal, no current flows through a galvanometer, current is maximum, resistance is maximum. Option D, ये null वैल्यू या नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट है कि जब आपके पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी तो उस वक्त दोनों जगहों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, वोल्ट पर एम्पेयर, एम्पेयर मीटर। सो दैट इज ओहम मीटर। और ये मैं यहाँ से भी आपको बता सकता हूँ, रो एल बाई ए, अगर आप इसको लिखते हैं रो इज इक्वल टू ए आर बाई एल, तो इसमें ए है मीटर स्क्वायर और एल है मीटर, तो मीटर का मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑलरेडी ओहम है, तो ओहम मीटर आपके पास इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ये बाकी ऑप्शंस नहीं है करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स डबल 4 टाइम्स हाफ 1/4। इसमें यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए है कि वैसे तो आपको ये लगेगा कि ज़ाहिर है लेंथ को डबल कर दो तो आर भी डबल हो जाएगा, आप कहेंगे कि डबल वाला ऑप्शन ठीक है, नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो ऑब्वियसली आपने उसको स्ट्रेच किया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अब कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रेडियस पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, और इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम नए रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करेंगे, आर प्राइम इज इक्वल टू रो एल प्राइम डिवाइडेड बाई ए प्राइम, और इसमें मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लगा दूँ, सो रो एल की जगह 2, एल प्राइम की जगह 2L और ए प्राइम की जगह A/2, तो ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 रो एल बाई ए, ये वही पुराना रेजिस्टेंस लेकिन ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी इज 0, 1 ओहम, इन्फिनिटी, डिपेंड्स ऑन लोड। तो इसमें जब हम एक आइडियल बैटरी लेते हैं तो जिस तरह से आइडियल केसेस में लॉसेस ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ पर भी लॉस फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज 0, लोड इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। नॉर्मली ये टेलीकम्युनिकेशन में भी यही मैकेनिज्म यूज़ होता है कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी बराबर हो। इसी तरह से करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर रेजिस्टेंस, करंट पर एरिया, वोल्टेज बाय एरिया, वोल्टेज बाय लेंथ। सो करंट आपके पास चूंकि किसी वायर में ट्रेवल करेगा, सो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका लिया जाएगा। लेट्स से ये आपके पास कोई वायर है तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो करंट डेंसिटी का जो सिंबल है दैट इज J इज इक्वल टू I/A, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
सो आपके पास क्या चीज़ होगी? दैट विल बी दी करंट बाई एरिया, ऑप्शन बी। चलते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इसमें है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रूप कैरिंग करंट आई इज, ऑप्शंस आर म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई r, म्यू नॉट आई r स्क्वायर एंड 0। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो राइट हैंड जो थंब रूल है, जिसमें फिंगर्स को हम क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, और थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। सो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। देन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इज, ठीक है, एक वायर है इस तरह से, और इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए है? सो वो हमारे पास बनेगी बी, दैट इज डन बाय द एम्पियर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऑप्शन ए। 2 pi r is for this circular track. The force on a current carrying conductor in a magnetic field is BIL sin theta. और इसमें अगेन अगर ये साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, सो दैट विल बी BIL। उस वक़्त फोर्स का जो एंगल है उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या होना चाहिए है, 90 डिग्री। Next question is, a charged particle moving in a magnetic field follows a circular path because magnetic field changes its velocity direction, magnetic force is centripetal, magnetic field pulls the charge loses energy. So इसमें हमारे पास चूँकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपिटल नेचर की है तो वो उस चार्ज पार्टिकल को कंपेल कर देती है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने पर। द टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा 0, 90, 180 एंड 45। तो चूंकि इस टॉर्क की जो वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज म्यू बी साइन थीटा। म्यू जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा एंगल है बिटवीन म्यू एंड बी के। तो अगर इसकी वैल्यू जो है 1 है तो ज़ाहिर है थीटा की वैल्यू आपके पास 90 बनती है, और इस तरह से टॉर्क आपके पास मैक्सिमम बन जाएगा म्यू बी के बराबर। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज प्रोपोर्शनल टू करंट एरिया बोथ ए एंड बी रेजिस्टेंस। सो इक्वेशन के मुताबिक जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। सो आपके पास करंट और एरिया दोनों हैं, तो इस वजह से ये ए और बी तो नहीं बल्कि सी वाला ऑप्शन जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्पेयर सर्किटल लॉ इज वैलिड फॉर स्टेडी करंट्स, चेंजिंग करंट्स, स्टैटिक चार्जेस, AC सर्किट्स। So that is the circuital law is basically used for the steady currents, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज हेनरी पर मीटर, टेस्ला, वेबर, एम्पेयर। इसका यूनिट जो है वो क्या है, हेनरी पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 इज, इन अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, 0, मैग्नेटिक मैक्सिमम एट द सेंटर ओनली, वेयर इज लीनियरली। सो इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम है वो क्या होता है, सेंट्रल जो लेट से आपके पास ये सोलेनॉइड है तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। सो पहली वीडियो में ये 30 MCQs मैंने अभी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट MCQs उसमें वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा
कि या तो 100 तक ये 70 पूरे कर लूँ, या फिर इसको मैं क्या कर दूँगा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। और आई होप सो जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं ला चुका हूँ। नॉट ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आपके पास अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि आपके सामने ये रखा जाए। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक यू।